मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर अपनी माँ का इलाज करवाना है तो मेरी ऑफ़िस में आ जाओ। मैंने मम्मी के इलाज के बदले में अपनी इज़्ज़त तक बेच दी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर माँ का इलाज करने लगा, डॉक्टर के होश उड़ गए, क्योंकि वो डॉक्टर तो मेरा नाम रेशम है। मैं 23 साल की थी जब मेरी माँ बीमार हो गई। उनको मैं हर जगह डॉक्टर से दिखा चुकी थी, मगर उनकी तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स उनके बीमारी को इलाज बता चुके थे, मगर मेरी माँ के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं था। मैं उनकी हालत देखकर बहुत रोती थी। मैं अपनी माँ की एक अकेली बेटी थी। मेरी कोई भाई बहन नहीं थे जो मेरी मदद करते। जो भी जायदाद बची थी सब बेचकर माँ के इलाज पर लगा दी थी। अब तो इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसी दिन चाचा को जब हमारे हालत का पता चला तो वो हमारे घर आए और कहने लगे, रेशम, तुम लोगों पर इतनी मुसीबत टूट पड़ी है, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। एक बार चाचा को बताया होता या कॉल किया होता, मैं तुरंत आ जाता। अब मैं चाचा को क्या बताती कि कई बार मैंने उनसे बात करने के लिए घर पर कॉल किया, मगर हर बार चाची मुझे बेइज्जत करके कॉल काट देती थी। चाची समझती थी कि मैं उनके पति और उनके बेटे की कमाई हड़पना चाहती हूँ। चाचा ने मम्मी से बहुत शिकायत किए, मगर माँ चुपचाप सब सुनती रही, क्योंकि लकवे की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। जब चाचा बात ख़त्म कर लिए तो कहने लगे, रेशम, सामान पैक कर लो, तुम दोनों माँ बेटी मेरे साथ जाओगी। मैं किसी तरह चाचा के घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि चाचा का बेटा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन चाचा ने बहुत कहा कि वो मुझे और माँ को अपने घर तब तक रखेंगे जब तक माँ कुछ बेहतर नहीं हो जाती। चाचा के घर जाने का मतलब कि चाची से दिन रात अपनी बेइज्जती करवाना था। उनको तो शुरू से ही मेरे खूबसूरती होने से दिक्कत थी। उनको लगता था कि मैं लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हूँ। जब चाचा नहीं माने तो मजबूरन मुझे अपना सामान बांधना पड़ा। चाचा मुझे और माँ को अपने घर ले आए। जब चाची को इस बात का पता चला तो उन्होंने सारा घर सिर पर उठा लिया कि महंगाई इस कदर हो चुकी है और अब यह दोनों आ गई है, इनका खर्चा कौन उठाएगा। चाचा ने आगे बढ़कर चाची के कान में न जाने ऐसा क्या कहा कि चाची खामोश हो गई। मुझे कहने लगी, जाओ रेशम, कमरे में चली जाओ और अपनी माँ को भी ले जाओ। मैं उस वक्त सोच में पड़ गई कि न जाने चाचा ने ऐसा क्या कहा, लेकिन जल्द ही मैं उसको भूलकर माँ की सेहत के हिसाब से सोचने लगी। मैंने कई बार सोचा कि अगर मैं शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ तो हो सकता है माँ का इलाज के पैसे बन जाए, मगर मुझे डर था कि कहीं चाचा मुझे नौकरी के लिए मना न कर दे। अगली सुबह जब उठी तो सबसे पहले किचन में गई ताकि नाश्ते का प्रबंध कर सकूं। उसी वक्त चाची किचन में आ गई। मुझे कहने लगी, देखो, अब आप दोनों माँ बेटी को इस घर में रहना है। तुम तो जानती हो महंगाई कितनी है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, शहर में कोई नौकरी देख लो, ताकि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत माँ की दवाइयाँ का बंदोबस्त कर सको। बाकी तुम्हारे चाचा और मैं कर लूँगी। तुम्हें उनकी फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं तो चाची का ये चेहरा देखकर हैरान रह गई थी कि कैसे एक रात में ही चाची का मेरे लिए व्यवहार बदल चुका है। चाची बिल्कुल बदल चुकी थी। हम दोनों माँ बेटी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। ना जाने चाचा ने उनको क्या कहा था कि उनका अपना व्यवहार बदलना पड़ा। जो भी हो, मुझे तो खुशी इस बात की थी कि अब मैं नौकरी पर जा सकती थी, क्योंकि चाची ने खुद ही मुझे ये कह दिया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। मैंने उसी दिन कमरे में आकर माँ को अपनी नौकरी करने की बात बता दी, ताकि उनका पता हो कि उनकी बेटी सारा दिन क्या करती है। माँ ने नौकरी करने के लिए मुझे मना नहीं किया। वो भी यह बात अच्छे से जानती थी कि अब हम चाचा के घर रहते हैं, छोटे मोटे ज़रूरतें खुद पूरे करने होंगे। मेरी एक दोस्त शीतल शहर में काम करती थी। मैंने उससे बात की तो वह कहने लगी, रेशम, तुम 2 दिन रुक जाओ, मैं अपनी ऑफिस में तुम्हारी नौकरी की बात करूँगी। अगर तुम्हारी वहाँ बात पक्की हो गई तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे हम दोनों सहेलियाँ मिलजुल कर काम कर लेंगी। शीतल की बात से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले कभी भी शहर में काम नहीं किया था। दिमाग में एक डर था कि न जाने शहर का माहौल कैसा होगा, मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं। इसी सोच में मेरे 2 दिन निकले। तीसरे दिन शीतल घर आई और मुझे कहने लगी कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने कल ऑफिस में जब तुम्हारी बात की तो बॉस ने उसी वक्त नौकरी पक्की कर दी। उन्हें एक मेहनती लड़की की ज़रूरत थी और तुम इसके लिए सही हो।
तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी तनख्वाह भी ज़्यादा होगी। शीतल की बात सुनकर जहाँ मैं खुशी थी वहाँ एक डर दिल में कुंडली मारकर बैठा था कि पता नहीं दफ्तर का मालिक कैसा होगा। अगले दिन पूजा करके मैं शीतल के साथ ऑफिस चली गई। वहाँ मुझे खबर मिली कि जिस मालिक ने मुझे रखा है कुछ दिनों के लिए किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया है। यह कंपनी सर्जिकल की थी, यानी कि मेडिकल के औजार बनते थे। मुझे शीतल के साथ ही कुछ दिन रखा गया कि मैं अच्छी तरह काम सीख जाऊं। शुरुआती दिनों में मुझे दफ्तर में आना थोड़ी अजीब लगता था, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे इस माहौल में ढल गई। अब मैं रोज़ शीतल के साथ दफ्तर जाने लगी और जब छुट्टी होती तो शीतल के साथ ही घर वापस आ जाती। मुझे इस दफ्तर में आए 10 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक दफ्तर के मालिक से मिली नहीं थी और ना मैं जानती थी कि वो कौन है और कैसा है। एक बार उससे मिलना चाहती थी जिसने बिना देखे बिना इंटरव्यू लिए मुझे नौकरी पर रख लिया था, क्योंकि मैंने सिर्फ इंटर पास किया हुआ था। पापा जब दुनिया से चल बसे उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे चाची का फ़ोन आया। उस वक्त मैं ऑफिस में थी। मुझे फ़ोन करके कहने लगी, तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, तुम घर चली आओ। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि चाची भी फ़ोन पर बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। मैंने जल्दी से शीतल से बताया और तुरंत घर चली गई। घर आकर मैंने देखा तो माँ की हालत बहुत बुरी थी। मैं माँ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुँची, लेकिन डॉक्टर ने माँ की हालत देखकर हमें जवाब दे दिया। कहने लगी, आप इन्हें दिल्ली ले जाएं। उस वक्त मेरे पास थोड़े से पैसे पड़े हुए थे। मैं माँ को दिल्ली ले आई। मैं नहीं चाहती थी कि पैसों की वजह से मेरी माँ को कुछ भी हो। मैंने माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे हिम्मत रखने के लिए कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि माँ ठीक हो जाए। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगता था कि मेरी माँ किसी भी वक्त मुझे छोड़कर चली जाएगी और फिर मैं दुनिया में अकेली रह जाऊंगी। इसी तरह 2-3 घंटे गुजरे थे कि डॉक्टर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगा कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। उनके गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। हमें जल्द से जल्द उनका इलाज करना होगा। उसके लिए तुम्हें 5 लाख जमा करने होंगे ताकि हम जल्दी से जल्द उनका इलाज कर सकें। इतनी बड़ी रकम सुनकर तो मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त मैं कैसे करूंगी। डॉक्टर शायद मेरी परेशानी भांप चुका था। वह मेरे चेहरे को देखकर कहने लगा कि आपको कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने शुरू कर दिया और कहने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा क्या करूं कि मेरी माँ ठीक हो जाए, क्योंकि उनके इलाज के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं उनको बहुत मुश्किल से दिल्ली तक लेकर आई हूँ। डॉक्टर सोच में पड़ गया। मेरे कंधों पर दबाव डालकर कहने लगा कि तुम परेशान नहीं हो। आज शाम तुम मेरे दूसरे ऑफिस आ जाना। मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा और पैसे भी दूंगा जिसमें तुम आसानी से इलाज करवा सकोगी। देखो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो शायद तुम्हारी माँ की ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। मैं अपनी माँ को किसी भी तरह खोना नहीं चाहती थी। मैंने डॉक्टर की बात मान ली और शाम को डॉक्टर के दिए पते पर उसके दूसरे ऑफिस पर पहुँच गई। उस एड्रेस पर पहुँच के मुझे हैरानी का झटका लगा, क्योंकि ये वही ऑफिस था जहाँ मैं शीतल के साथ काम कर रही थी। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। कोई भी ऑफिस में नहीं था। डॉक्टर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने ऑफिस में लाया और बैठने को कहा। मैं अपने हाथों को मसल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि रात का टाइम था और मैं इस वक्त ऑफिस में अकेली थी। अभी मुझे बैठे हुए थोड़ी देर हुई थी कि डॉक्टर ने मुझसे बात करना शुरू किया और कहा कि तुमको अपनी माँ का इलाज करवाना है ना, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। मैंने कहा, सर आप जो कहेंगे मैं करूँगी, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दें। तो वो मेरी बात सुनकर कुछ देर सोचकर कहने लगा कि तुम्हें मुझसे रिश्ता रखना होगा। जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दोगी। अगर तुम मेरी बात मानती हो तो तुम्हारी माँ का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, और अगर तुम मुझे मना करोगी तो फिर कल अपनी माँ को लेकर किसी और हॉस्पिटल में चली जाना। डॉक्टर की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं समझ चुकी थी कि उसका इशारा मेरे जिस्म की तरफ है। मैंने डॉक्टर से कहा, आप मुझे काम दे दे। आप हर महीने मेरी तनख्वाह रख लीजिएगा। तुम बहुत मासूम हो, इतनी रकम कौन देता है। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मजबूरन मुझे अपनी माँ की खातिर उनके इलाज के लिए अपनी इज्जत बेचना पड़ी। अब मेरे सांस घुट रहा था क्योंकि मैंने अपनी इज्जत गंवा दी थी। मुझे अपने खुद पर घिन आ रही थी। दुनिया के सारे डॉक्टर्स से नफरत होने लगी थी कि यह कैसे हैं, शैतान लोग हैं जो किसी की जान बचाने के लिए
इज्जत के साथ खेलते हैं। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कितनी गलत जगह पर काम कर रही थी। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि शीतल ने मुझे जिस जगह नौकरी दिलवाई थी वो डॉक्टर इतना घटिया है तो मैं कभी भी वहाँ नौकरी नहीं करती। अगले दिन गिरते पड़ते अपने वजूद को संभालते हुए हॉस्पिटल पहुँची तो पता चला कि वह डॉक्टर 2-3 दिन के लिए कहीं और चला गया है। मुझे इस डॉक्टर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि यह कैसा डॉक्टर है जिसने मेरी माँ के इलाज के लिए मेरी इज्जत ख़राब की और अब खुद दूसरे शहर चला गया है। मैं घबरा गई कि अब मैं अपनी माँ को लेकर कहाँ जाऊँ। मुझे लगा कि मैंने अपनी इज्जत भी गंवा दी और अब मेरी माँ को भी नहीं बचाएगी। मैं पूरी तरह से रो रही थी। वहाँ पर एक नर्स आई, कहने लगी, डॉक्टर ने आपके पैसे भर दिए हैं, आपकी माँ का इलाज शुरू हो गया, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। यह बात सुनकर मुझे तसल्ली मिली कि जान तो बच जाएगी, लेकिन मैं अपने इस वजूद का बोझ कैसे बर्दाश्त करूँगी जिसने गलत रास्ता अपनाया। फ़िलहाल मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी क्योंकि मैं जितना सोच रही थी उतना ही खुद को अपनी नज़रों में गिर रही थी। माँ का इलाज शुरू हो चुका था। मैंने अपना दुपट्टा संभाला और भगवान की प्रार्थना करने लगी और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। मैं कभी भी ये गलत काम नहीं करती, नाजायज़ संबंध नहीं बनाती। मैंने ये सब कुछ अपनी माँ को बचाने के लिए किया है। मैं ये नहीं करती तो पैसे की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाती। मैं अभी प्रार्थना कर ही रही थी कि चाचा चाची हॉस्पिटल आ गए और आते ही मुझे अपने गले से लगाकर रोना शुरू हो गई। मैं तो चाची की रोते देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा, आप क्यों रो रही हैं? आप टेंशन ना लो, मम्मी ठीक हो जाएगी। चाचा कहने लगी कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हम दोनों ने दिल्ली का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। तुम कहाँ चली गई थी? एक बार फ़ोन करके मुझे बताया होता, तुम अपनी माँ को इस हॉस्पिटल में लेकर आई हो। मैंने सोचा चाची आपको क्या बताती, अब बताने को कुछ बाकी ही नहीं रहा। चाची मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रही थी। चाचा ने चाची को इशारा किया, कुछ देर के लिए इस तरफ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो चाची उनकी बात सुनने के लिए चली गई और मैं वहीं बैठी रही। मुझे वहाँ बैठे 10-15 मिनट हो गए थे कि मैं माँ को देखने के लिए उनके कमरे की तरफ चली गई। मुझे चाचा के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। चाचा चाची को समझा रहे थे कि तुम्हें अच्छा बर्ताव रखना है, देखो इसी में हमारा फ़ायदा है। चाचा की बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। जब चाचा ने अगली बात की तो मेरे होश उड़ गए। चाचा यह सिर्फ अपनी लालच के लिए कर रहे थे। मुझे उस वक्त पता लगा कि मेरे पापा ने माँ के नाम पर 2 करोड़ के इंश्योरेंस करवाए हुए थे। यह बात सिर्फ चाचा और मेरी माँ जानते थे। मैं हैरान थी, माँ ने कभी भी मुझसे यह बात नहीं बताया। शायद यह बात भूल चुकी थी कि उनके नाम पर पापा ने किसी तरह का इंश्योरेंस करवाया था। चाचा वो इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि मेरी माँ जिंदा नहीं रह सकेगी और माँ के मरते ही जब मैं अपने होश में रहूंगी तो वो वकील को बुलाकर इंश्योरेंस के कागजात दस्तखत करवा लेंगे, क्योंकि माँ के मरने के बाद ये बीमार होने पर वो इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगी और पैसे चाचा को मिल जाएंगे। चाचा की लालची तबीयत देखकर मेरे होश उड़ गए थे। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे पापा ने इंश्योरेंस करवाई है तो कभी भी मुझे ये गलत कदम ना उठाना पड़ता। कुछ भी नहीं बचा था और इस जल्दबाजी में मैं बहुत बड़ी कदम उठा चुकी थी। अगर मैंने तब रुक कर कुछ सोचा होता तो शायद मेरे लिए कोई रास्ता बन जाता, लेकिन अब पछताने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। माँ पहले से बेहतर थी। डॉक्टर ने उनको 15 दिन के लिए हॉस्पिटल रखा था। मैं चाचा चाची के मंसूबे से पूरी तरह से वाकिफ़ हो चुकी थी, इसलिए मैंने उनको माँ से दूर ही रखा था कि कहीं से किसी कागज़ पर अंगूठा लगवा ले। उसी दिन दोपहर के वक्त में मुझे नर्स ने बताया कि डॉक्टर वापस आ गए हैं और वो माँ के कमरे में गए हैं ताकि उनको देख सके कि माँ ठीक है या नहीं। मैं भी माँ के कमरे में जा रही थी। मैं डॉक्टर से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, मगर जैसे ही डॉक्टर की नज़र माँ पर पड़ी तो डॉक्टर के मुंह से चीख निकल पड़ी। माँ भी उनको देखे जा रही थी। मैं तो डॉक्टर को इस तरह देखकर परेशान हो गई थी। आगे बढ़कर मैंने देखना चाहा कि क्या हुआ है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती है माँ ने हाथ पकड़कर डॉक्टर का हाथ पकड़कर अपने मुंह से लगा लिया। डॉक्टर घबराए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, माँ ने डॉक्टर से कहा कि तुम कहाँ चले गए थे? तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे बीमारी ने पकड़ लिया। मैंने भांजे तुम कहाँ चले गए थे? तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह पाला है। जब से मेरी बहन दुनिया छोड़कर चली गई मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह चाहा, लेकिन तुम शहर पढ़ने के लिए चले गए और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि जिस माँ ने तुम्हें पाला है वह जिंदा भी है या मर गई है। डॉक्टर अभी तक साफ खड़े थे, माँ को देखे जा रहे थे। डॉक्टर तो मेरी माँ का सगा भांजा
निकला। अब तो मेरे लिए मर मिटने का मकान था। इससे पहले कि मैं कमरे में वापस जाती, माँ ने मुझे आवाज़ दी कि इससे मिलो, रेशम मेरी बेटी है और तुम्हारी पत्नी। जब माँ ने पत्नी कहा तो मेरी रूह कांप गई। मैं पत्नी लफ्ज़ को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी डॉक्टर बोल पड़े। कहने लगे, जी मैं मिल चुका हूँ अपनी पत्नी से। मौसी, मैंने भी आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोग शायद अपना ठिकाना बदल चुके थे। मैं माँ से अपने शादी के बारे में पूछना चाहती थी, क्योंकि मेरा निकाह नहीं हुआ था। फिर डॉक्टर की बीवी कैसे बन गई? शायद मेरी बेचैनी डॉक्टर और माँ भांप लिए थे। माँ कहने लगी, जब तुम 14 साल की थी तभी मैंने तुम्हारी शादी रोहन से करा दिया था, ताकि कल को कोई भी दिक्कत ना हो। डॉक्टर रोहन ने कुछ भी बोलने से पहले मना किया। कहने लगे, मौसी आप आराम करें, हम इस पर तब बात करेंगे जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रोहन मुझे अपने दफ्तर में ले आए, बैठने को कहा। मैं किसी रोबोट की तरह उनकी सारी बातें मान रही थी। मुझे कहने लगे, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिस दिन तुम मेरे दफ्तर में काम करने के लिए आई थी, मैं उसी दिन से जान गया था कि तुम मेरी मौसी की बेटी और मेरी पत्नी हो। लेकिन मुझे उस दिन काम के सिलसिले में दिल्ली आना पड़ा, जिस वजह से तुमसे मुलाकात नहीं हो पाया। उसके बाद तुम हॉस्पिटल आ गई। मैं जानता था कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे साथ नाजायज़ रिश्ता बना रहा हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे चाचा का बेटा और चाचा तुम्हारी शादी करना चाहते थे, ताकि तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे हड़प सके। मैंने तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं बताया था कि तुम पछतावे में रहो, तुम्हें कुछ भी सोचने का मौका ना मिले और मैं उन लोगों का बंदोबस्त कर लूँ जिन्होंने लालच के लिए सगे रिश्तों का लिहाज नहीं रखा। मैं अभी भी सदमे में थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि भगवान इस तरह से मेरे लिए किस्मत लिखे हैं और मेरा पति वही होगा जिससे अनजाने में मैं रिश्ता बना रही हूँ। अम्मी तो रोहन को देखकर बहुत खुश थी। मुझे याद नहीं था कि मैंने ऐसी कौन सी अच्छाई की थी कि भगवान ने मुझे बचा लिया। माँ भी ठीक हो गई थी। रोहन ने वकील के जरिए इंश्योरेंस ख़त्म करवा दी। वो सारे पैसे मेरे नाम करा दिए ताकि मैं अपनी माँ का बेहतर तरह से इलाज करवा सकूं। उन्होंने मुझे दफ्तर जाने से मना कर दिया था। माँ हमारे साथ रहती थी, क्योंकि मेरे और रोहन के अलावा उनका कोई न था। चाचा चाची भी अपने किए पर शर्मिंदा थे। उन्होंने कई बार माँ से माफ़ी मांगी थी और माँ भी उनको माफ़ कर चुकी थी, लेकिन रोहन ने उनको घर आने से मना कर दिया था। रोहन और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी कि एक दिन मुझ पर पहाड़ टूट पड़ी। मेरी माँ चल बसी। वक्त जख्म भर देता है और धीरे धीरे मैं भी घर में और बच्चों में बिजी हो गई थी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारी ज़िंदगी खुशहाल रखें।